कांग्रेस ने जुमे को इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट में ऑडियो को म्यूट कर दिया गया था ताकि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को खामोश किया जा सके। पार्टी ने माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर पर एक क्लिप शेयर की जिसमें लोकसभा में ऑडियो बंद लग रहा है, जबकि पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसी वक्त अपोजिशन जमातें भी मुखालफत करती नजर आ रही हैं। वीडियो क्लिप में नजर आ रहा है कि अपोजिशन के अरकान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन के पास पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और हुक्मरान जमात के लगभग सभी अरकान अपनी जगह पर उठ खड़े हुए हैं। लगभग 20 मिनट तक पार्लियामेंट में किसी तरह का ऑडियो सुनाई नहीं दिया। ऑडियो तभी लौटा जब स्पीकर ओम बिरला ने बोलना शुरू किया। पहले वो अरकान ने शोर मचाना बंद करने के लिए कहते रहे और फिर उन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। सरकार ने इस पर कोई वजाहत नहीं दी है कि लोकसभा में ऑडियो क्यों नहीं था। एक सोची समझी साजिश है। पहले था राज्यसभा टीवी का कैमरा, राज्यसभा का जो फुटेज आता था वो ऑपोजिशन को ज्यादा दिखाते थे। हंगामा होता था तो उसको दिखाया जाता था। आज कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी अगर आप YouTube से निकालोगे, जब खरगे जी परसों खड़े हुए, चेयरमैन ने कहा लीडर ऑफ द हाउस को कि आप अपने साथियों को कंट्रोल कीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दीजिए। 3 बार कहा, पर ये पीयूष गोयल ना खड़े भी हुए, ना उसकी और भी देख के बात की, ना अपने सांसदों को चुप करवाया। ये चेयर का अपमान किया। आज भी हाउस क्यों एडजर्न हुआ? ऑपोजिशन की वजह नहीं, कोई वेल में नहीं गया। सत्ता पक्ष के एमपीज चिल्लाने लगे और हाउस एडजर्न कर दिया गया। अब मैं तो मोदी जी से कहता हूं, वो ज्ञान बांटते हैं ना कि हाउस नहीं चलता है तो मित्रों इतना खर्चा होता है। आज उनके सांसद हाउस नहीं चलने देते हैं। दे जवाब देश को, बांटे ज्ञान अब मोदी जी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के साबिक वजीर आला मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत 5 दिन बढ़ा दी है। ईडी ने जुमे को अदालत में पेश किया। कोर्ट में ईडी ने मनीष सिसोदिया के रिमांड देने की अपील की, जिसे कोर्ट ने तस्लीम कर लिया। कोर्ट में समाअत के दौरान ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने अपना फोन बर्बाद कर दिया, ऐसे में उनसे एक बार फिर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। वहीं सिसोदिया के वकील ने ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग की मुखालफत की। इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर रिमांड मांगना ये बात का पूरक है कि उन्हें ईडी को अब तक कोई सब्सटेंशियल एविडेंस मनीष जी के खिलाफ नहीं मिली है। हम ऐसा मानते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला। ईडी क्या है? मनी का ट्रेल ही तो है। जब मनी इन्वॉल्व नहीं, मनी नहीं मिली तो ट्रेल कहाँ से मिलेगा? ये कह रहे हैं जी हमने कुछ लोगों की ओर बात की है, उनको पेमेंट नहीं हुई। वो कितना है? 2 लाख। तो इतने छोटे अमाउंट पे और आप जो है फीडबैक यूनिट के बारे में एफआईआर कर रहे हैं 468, 471, 420 ये पीओसी एक्ट में। किसने खाया पैसा? देखिए, ईडी का जो कहना था उसके बिल्कुल आधारहीन तथ्यों पे उन्होंने जो ग्राउंड्स रेज किया, उन 2 ग्राउंड्स जो वो रेज कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सीबीआई ने उन सारे ग्राउंड्स पे इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी। जहां तक फोन का मामला है, एक उनका वो ग्राउंड था। दूसरा है कि भाई उनको कन्फ्रंटेशन करवाने कुछ डॉक्यूमेंट से, वो ग्राउंड था। और ये सारी चीजें जो हैं सीबीआई के रिमांड में ऑलरेडी हो चुकी थी। इससे ये साबित होता है कि ईडी का या फिर सीबीआई का मकसद जो है वो जांच को आगे बढ़ाना नहीं है। मकसद है कि मनीष सिसोदिया को जितना से ज्यादा दिन जो है वो कस्टडी में रखा जाए। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली इरफान सोलंकी को पेशी से वापस ले जाते वक्त कानपुर पुलिस पर भड़क गए। इरफान सोलंकी ने कानपुर पुलिस की धक्का मुक्की से परेशान होकर आपा खोते हुए कहा कि क्या ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे मैं जानवर हूं, गधा हूं, बंदर हूं। ऐसे एसपी रुकन असेंबली ने मजीद कहा कि अगर इस्तीफा लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो? ये पुलिस वाले बदतमीजी करते, ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम, क्या है? धक्का मारा करते हमें। चलिए आइए विधायक जी, आइए। चल रहे भाई, बात ना कर यार। तुम लोग क्यों आते जब ये बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोगों को? ये
क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी है जानवर हैं, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। भैया इस्तीफा लेना देखिए, इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, ये इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले। बिल्कुल एक ही मकसद, एक ही काम, आपको भूमाफिया की लिस्ट में डाल दिया जाए, अरे चाहे जिसमें डाल दे। बिहार के कटिहार में मुश्तबा हालत में हिरासत में लिए गए नासिर यूसुफ को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। फिनलैंड के नासिर यूसुफ को 16 मार्च को मुश्तबा हालत में कटिहार के शहीद चौक से पुलिस के जरिए हिरासत में लिया गया था। नासिर यूसुफ के खिलाफ कोई संगीन इल्जामात साबित नहीं हुए, जिसकी वजह से उसे बीआर बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। ताहम एजेंसी के जरिए मामले की जांच जारी रहेगी। एसपी जितेंद्र कुमार ने इसकी तस्दीक की है। 16 मार्च को फिनलैंड के शहरी होने के शुबे में मुश्तबा हालत में नासिर यूसुफ को कटिहार पुलिस ने हिरासत में लिया था। नासिर यूसुफ कश्मीर का रहने वाला है और माजी में NIA, ATS, आर्मी इंटेलिजेंस जैसी मुल्क की कई सिक्योरिटी एजेंसियां नासिर से पूछताछ कर चुकी हैं। मुतनाज़ा बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के साबिक CM जीतन राम मांझी ने फिर एक मुतनाज़ा बयान दिया। मांझी ने कहा कि मैं राम को भगवान नहीं मानता, वो एक सिर्फ ख्याली किरदार है। मांझी ने रावण को श्री राम ने महान बताया। ये दोनों काल्पनिक हैं। हम समझते हैं कि राम से कर्मकांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। जीतन राम मांझी, जिनके नाम में राम शामिल है, लेकिन मन में रावण बसता है। जी, विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मांझी ने रावण के चरित्र को राम से ज्यादा महान बता दिया है। हम समझते हैं कि राम से कर्मकांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी। ये कोई पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो रामचरित मानस की चौपाइयों पर सवाल खड़ा कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो मांझी ने ये तक कह दिया कि वो राम को भगवान नहीं बल्कि काल्पनिक पात्र मानते हैं। हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। कहाँ इस कहानी में लिखा गया सर? कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम का महान थे? वो अपना समझने का चीज है, अपने समझने का चीज है। राम पर दिए गए मांझी के विवादित बयान पर बीजेपी ही नहीं, आरजेडी ने भी सवाल खड़ा किया है और मांझी को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी है। तरीका का जो है बयान देना, वो तो नहीं लगता है जो इस तरीका का कोई, इतने सभ्य लोग, इतने अच्छे जो है विचारधारा के लोग जो है इस तरीका का बयान दें। और इस तरीका का बार बार जो है उनके माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जो है उल्टा पुल्टा बयान रामायण के प्रति आता है। देखिए, भगवान राम आस्था के प्रतीक है और इस देश के अंदर में जन जन में समाये है और राम के चित्र पर किसी प्रकार का कोई सवाल कतई पैदा हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। उस आस्था को सियासी दलों के नेता बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया, फिर यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया और अब हम के जीतन राम मांझी ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताकर सारी हदें लांघ दी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में रियासत के तलबा को सौगात दी। साथ ही नंद कुमार सिंह चौहान के मुजस्समे की नकाब कुशाई की।
सीएम ने खरगोन में पैसा एक्ट और लाडली बहन स्कीम को लेकर जानकारी दी, साथ ही घुटनों पर बैठकर खवातीन का आशीर्वाद लिया। बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आर्थिक रूप से मजबूत करना, केवल उनकी जरूरत पूरी करना नहीं, केवल उनके बच्चों की जरूरत पूरी करना नहीं है, उनका मान सम्मान और इज्जत बढ़ाना है। वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और स्वाभिमानी भी होंगी और स्वावलंबी भी होंगी। और अंतरराष्ट्रीय ये कार्यक्रम निकला है, मुख्यमंत्री लाडली बहना अभियान, और आज बीच में आया। बार बार यकीन दहानी के बावजूद जब टीचर्स बहाली नहीं निकली तो टीचर्स उम्मीदवारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उम्मीदवारों ने पटना में महाआंदोलन शुरू कर दिया है। पटना में प्रदर्शन कर रहे ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सालों से शिक्षक बहाली के इंतजार में हैं। सरकार से मिले आश्वासन पर आश्वासन और बार बार मिलती तारीख पर तारीख ने इनके सब्र के बांध को तोड़ दिया है। बार बार के आश्वासनों के बावजूद जब शिक्षक बहाली नहीं निकली, जब कैबिनेट से नई नियमावली को मंजूरी नहीं मिली, तो शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। पटना के डाक बंगला चौक पर इकट्ठे होकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने महाआंदोलन की शुरुआत कर दी। 7वें फेज शिक्षक बहाली की मांग को लेकर लगातार देख सकते हैं कई बार आंदोलन भी हुआ है और फिर से एक बार अनवरत आंदोलन की चेतावनी देकर जो अभ्यर्थी हैं सीधे राजधानी पटना पहुंच गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कई थाने की पुलिस यहां पर लगातार कैंप कर रही है, साथ ही वरीय अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसे देखते हुए डाक बंगला चौराहे को छावनी में तब्दील कर दिया गया। क्या डिमांड है? मोहब्बत नहीं चलेगी, हमें चाहिए रोजगार। क्या डिमांड है? शिक्षा मंत्री जी आपका ध्यान किधर है? बेरोजगार अभ्यर्थी इधर है। आप जिन बेरोजगार अभ्यर्थियों की बात करते हैं वो तो यहाँ रोड पे हैं और आप बहुत आसानी से इसी कमरा में बंद होके कह देते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन की जरूरत नहीं है। अब ये समझ लीजिए शिक्षक अभ्यर्थियों के गुस्से की वजह क्या है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग में 3 लाख से ज्यादा बहाली होनी है, लेकिन बार बार के आश्वासनों के बाद भी विज्ञप्ति नहीं निकली। हस्ताक्षर की बात के बाद भी कैबिनेट में नियमावली नहीं आई। यही वजह है कि बहाली में देरी से शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जो बच्चे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन बच्चों की आंखों में सरकार धूल झोंक रही है। तो कहता है कि हम 6 महीना में कर ले, लेकिन हर बार 6 महीना इनका पूरा नहीं होता है और इनके नेता कहते हैं कि 10 लाख फर्स्ट कैबिनेट में कर देंगे। वो कल में नहीं बना है, वो कलम कब बनेगा ये पता नहीं चल रहा है। सरकार बार बार बहाली की बात कह रही है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया शुरू न होने से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। सवाल है कि वो तारीख कब आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन यह ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा और इसमें मादरी जबान का क्या रोल होगा, ये अहम है। अदब के जानकारों का मानना है कि हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनने का ख्वाब मादरी जबान के जरिए ही शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में मादरी जबान और उर्दू जबान को लेकर चर्चा हो रही है। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की जानिब से मुनक्किदा इस सिंपोजियम में कई जानी मानी हस्तियां शरीक हैं और ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारी नई तालीमी पॉलिसी में मादरी जबान में तालीम को इसलिए लाजमी किया गया क्योंकि इससे हिंदुस्तान की तरक्की और आलमी सतह पर मुल्क के विश्व गुरु बनने का सपना साकार होगा। देखिए, ऐसा है कि जितने भी देशों में, चाहे वो इजराइल हो, चाहे जापान हो, चाहे रशियन हो, उन सब साइंटिस्ट लोगों ने अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही पढ़ाई करी और उसी में रिसर्च करी।
क्योंकि जब आदमी कोई नई चीज़ लेता है तो अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में बच्चे को 8-10 साल तक जो है एक विदेशी जबान के चक्कर में डालकर उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो उसका अपना एक ओरिजिनल सोच है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, कुंठित कर देते हैं। तो जब तक बच्चा या व्यक्ति अपनी मातृभाषा के माध्यम से नहीं सोचेगा तब तक वो कोई नया विचार ला ही नहीं सकता। क्या असर हुआ इसका? इसका असर यही हुआ है कि हम आज दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे हैं कि विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से और विद्यालयों से विज्ञान की, गणित की और अन्य विषयों की मातृभाषा में पुस्तकें गायब होती गई। कोशिश यह है, सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं, पर जब तक समाज उसके लिए प्रयास नहीं करेगा, विश्वविद्यालयों में ज्ञान के विमर्श में ये चीज़ें नहीं आएंगी, एक वैचारिकी नहीं होगी कि भारतीय ज्ञान भारतीय भाषाओं में आए, तब तक ऐसा कुछ करना मुश्किल होगा। और मेरी समझ से समाज इसके लिए मन से तैयार हो रहा है। यही कारण है कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस ऐसे विषयों पर बातचीत कर रही है और हम लोग एक प्रयास भी कर रहे हैं, अभी ईश्वर करेगा तो वो प्रयास सफल भी होगा, कि उर्दू में, फारसी में और अरबिक में जो देवनागरी में लिखित साहित्य है उसको विश्वविद्यालयों की ज्ञान परंपरा में लाया जाए। और पाएंगे कि उर्दू के मुहावरे, उर्दू की वैचारिकी, उर्दू का संबंध बोध सब ठेठ हिंदुस्तानी है साहब। हिंदुस्तान के लिए अलग अलग जबानों और मुख्तलिफ मज़ाहिब के एक साथ रहने और एक दूसरे को तस्लीम करने के मामले में बड़ी मिसाल है। हिंदुस्तानी जबानों में उर्दू जबान और हिंदी जबानों को लेकर अक्सर सवाल होता है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि दोनों जबानों में कोई तनाज़ा नहीं है और दोनों जबानों का रिश्ता छोटी बड़ी बहन का है। उर्दू सिखाने का जो एक मुहिम है, इससे भी मदद मिलेगी ताकि जो स्कूल एजुकेशन है, जब तक हमारा फीडर जो है स्कूल एजुकेशन वो अपनी मादरी ज़बान में नहीं पढ़ पाएगा, नहीं सीख पाएगा, तो अपने ख्यालात, इनर कैपेबिलिटी जो है वो उसके ज़रिए जाहिर नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रोफेसर है लिन हिंटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, उन्होंने कहा जो इनेटनेस, जो कैपेबिलिटी है इंसान की, वो अपनी मदर टंग में समझने, अखज़ करने और एक्सप्रेस करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए लिंग्विस्टिकली अगर देखा जाए तो ये मादरी ज़बान में या इलाकाई ज़बान में तालीम का सिलसिला शुरू करना या उस वक्त से इसकी तरफ रुझान दिलाना ये बहुत ज़रूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम सिर्फ उर्दू एक ज़बान ही नहीं, एक तहजीब भी है। उर्दू और हिंदी दोनों को अगर हम मिला दें तो आप यकीन जानिए कि ये दोनों भाषाएं मिल करके पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को अपने गिरफ्त में ले सकती है ये भाषाएं। और इन भाषाओं के अंदर इतनी क़ुव्वत और ताकत है कि ये पूरे विश्व की लिंक लैंग्वेज बन सकती है, राब्ते की ज़बान बन सकती है। और हमारी कोशिश यही है, भारत सरकार की कोशिश यही है कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं उसे इतनी ताकतवर बना दिया जाए, उसको रोज़ी रोटी से जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे हिंदुस्तान के जो तालिबे इल्म हैं वो जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उसकी तरफ वो देखना भी बंद कर दें। मुल्क अंग्रेजी सोच और अमेरिका, यूरोप पर मरकूज तालीमी पॉलिसी पर चलकर आज 2023 तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक हिंदुस्तान के हिस्से में कोई टेक्नोलॉजी और रिसर्च का नोबेल इनाम नहीं आया। यही वजह है कि हिंदुस्तान अपने पुराने पद चिन्हों पर लौट रहा है और हिंदुस्तानी जबानों, मादरी जबानों में मुल्की व गैर मुल्की प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और तमाम तरह के नॉलेज व रिसर्च को लाने की कोशिश में लगा है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनने का रास्ता निकलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।